हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक शेर था कुंवर बेचैन जी का। वो लिखते हैं, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। धरा मतलब धरती होता है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। ठीक है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ठीक है, तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी भी मेरे साथ आगे बढ़ते रहें, वीडियोस को देखते रहें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग आगे। आज मेरा टॉपिक है इक्विवेलेंट आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड एल। ठीक है, इंडक्टेंस। तो आप लोगों को पता होगा कि शायद कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का इक्विवेलेंट एक तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इक्विवेलेंट आर। जब भी मेरा दो रजिस्टर सीरीज में रहेगा तो सिंपली हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, बच्चा वाला चीज है। क्यों कर देते हैं? अगर उतना देखना है तो फिर दिखा देते हैं हम। वैसे दीज आर नॉट नीडेड। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू आई R इक्विवेलेंट। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे, अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं तो हमको पता चल रहा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जब भी सीरीज कनेक्शन में मेरा रजिस्टर रहेगा, सीरीज में जब भी मेरा दो रजिस्टर रहेगा, तीन रजिस्टर रहेगा, चार रजिस्टर रहेगा, सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या करेंगे? देखते हैं क्या करेंगे। तो सीरीज में रजिस्टर्स गेट्स एडेड। पैरेलल का हम बस फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में सब पढ़े होंगे, नहीं तो फिर नॉर्मल करंट डिवीजन से भी आप बना सकते हैं। सीरीज में हो गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है? वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, मान लीजिए कोई एक मेरा ये 5 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस मेरा? कोई बता सकते हैं? अगर मेरा दो रजिस्टर होता है, यहां से हम देख सकते हैं, अगर मेरा दो रजिस्टर रहेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 विच वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो यहां से आ जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 ओम मान लीजिए यहाँ पे है, ये मेरा 10 ओम है। ठीक है, तो दो रजिस्टर मेरा अगर पैरेलल में है तो सिंपली दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 15। क्या हो जाएगा मेरा इसका आंसर?
10 डिवाइडेड बाय 3 विच वुड बी इक्वल टू 3.33 ओम। कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। गलती तो शायद नहीं है कहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह जिस तरह से मेरा रेजिस्टेंस का अगर आप निकाल सकते हैं, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है उसी तरह मेरा इंडक्टेंस का कैलकुलेशन होता है। इसलिए हम इंडक्टेंस को अलग से हम नहीं बताने वाले हैं। रेजिस्टेंस को अगर आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो इंडक्टेंस का कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। बहुत आसान है ये सब और पूछा जाता है एग्जाम्स में। जेई वेई में तो पूछते ही हैं, गेट में भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो कैपेसिटर का हमको ध्यान है, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट चलते हैं रेजिस्टेंस में। पहला क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? आर है वैल्यू, कैसे सॉल्व कीजिएगा? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा, आराम से आपको नोड देखना है। शॉर्ट सर्किटेड नोड है तो जो पोटेंशियल मेरा यहां होगा वही तो पोटेंशियल यहां भी होगा। अगर सेम पोटेंशियल है तो सेम नोड मान सकते हैं। तो ये मेरा नोड हो गया ए। ये मेरा नोड बी है, अगर शॉर्ट सर्किटेड है पाथ तो यहां भी पोटेंशियल सेम होगा, तो ये मेरा नोड बी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बनाते हैं हम लोग। अगर ये मेरा नोड ए है, ये नोड बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक नोड ए लिख लीजिए, एक नोड बी लिख लीजिए। अब उसके बीच में क्या क्या रेजिस्टेंस आ रहा है वो देखते जाते हैं। दो अलग अलग पेन रखने का यही फायदा होता है कि आराम से बन जाता है, कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में कॉपी में देखने में। ये पहला आर मान लीजिए ये वाला हो गया, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। अब आते हैं अगला रजिस्टर। अगला रजिस्टर किसके बीच में है? वो भी ए और बी के बीच में है, तो उसको हम बना देते हैं। यहाँ पे अगला रजिस्टर को ए और बी के बीच में बना देते हैं हम, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला रेजिस्टेंस क्या है? अगला रेजिस्टेंस ये है मेरा, ये भी ए और बी के बीच में है, तो इसको भी हम बना देते हैं। ए और बी के बीच में तुरंत हम बना दिए। ए और बी के बीच में मेरे पास क्या है? तीन रजिस्टर पैरेलल में है। तीन रजिस्टर अगर पैरेलल में है, अगर उसका वैल्यू सेम है तो नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है R/3। ठीक है, इफ देयर आर n रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन पैरेलल देन द नेट रेजिस्टेंस विल बी R/n। और अगर सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाएगा? NR। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इफ देयर आर n रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इफ n रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR। सिंपली एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अगर यही मेरा n रेजिस्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/n। बहुत आसान है गुरु, आराम से हो जाएगा। तो यहां पे मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा? तीन रेजिस्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड का, n वुड बी इक्वल टू 3, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? यहां पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। बच्चा वाला क्वेश्चन था, एक लाइन में बन गया, देखने में डर लग सकता था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको अगर हम यहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिए तब क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरा, ये दोनों पैरेलल में हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग रीअरेंज अगर करते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, 2 रजिस्टर पैरेलल में, फिर अगला 2 रजिस्टर मेरा पैरेलल में। अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में है सेम मैग्नीट्यूड का, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/2। सीरीज में एक और आ जाएगा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू रहेगा मेरा R/2, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां पे मेरा R। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा कुछ बना दिया है, अगर इस यहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, कभी भी करंट फ्लो करेगा तो लोवेस्ट रेजिस्टिव पाथ से, तो लोवेस्ट रेजिस्टिव पाथ मेरा ये हो गया। अगर इसका रेजिस्टेंस मेरा 0 है, शॉर्ट सर्किट है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0, बच्चा वाला चीज है। इसके अगल बगल में जो भी रजिस्टर है उसके थ्रू तो मेरा करंट पास ही नहीं करेगा। अगर अगल बगल से करंट पास नहीं कर रहा है तो नेट रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन तभी काम करता है जब अपोजिशन आता है, इसलिए आप लोग भी कुछ कुछ डाउट्स बीच बीच में पूछते रहिएगा। बीच बीच में मतलब मेल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कुछ करते रहिएगा, तो हमको भी मजा आएगा वीडियो बनाने में। नहीं तो ऐसे एक तरफा वीडियो बनाने में वो मजा नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, मस्त क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए एक बार। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, कैसे बनेगा, ये मेरा बी पॉइंट हुआ, तो ये भी मेरा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड है। ये मेरा कोई सी पॉइंट होगा। ठीक है, तो मानते हैं कोई ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, सी पॉइंट कहीं ऊपर बना देते हैं। 3 नोड मेरा बन गया। ए और बी के बीच में आर है, ए और बी के बीच में आर है, उस आर को हम बना दिए, एक आर मेरा खत्म हो गया। ठीक है, ये आर मेरा खत्म हो गया। अब अगला आर पे आते हैं। अगला आर ये है, ये भी मेरा ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक और आर बना दिए। ठीक है, वैल्यू लिखते जाइएगा। ठीक है, अगला क्या है मेरा, बी और सी के बीच में एक ये आर है, एक ये आर है, तो बी और सी के बीच में तो 2 आर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू मेरा आर है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अब क्या बच रहा है मेरा ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में क्या है मेरा, एक आर है, तो ए और सी के बीच में आप एक आर बना दीजिए। इक्विवेलेंट सर्किट मेरा ऐसा कुछ बनेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। अब आगे हम लोग चलते हैं आराम से, जो जो पैरेलल में है उसको सॉल्व करेंगे, फिर सीरीज में डालेंगे। पैरेलल में क्या क्या है, ये ऊपर दोने वाला आर पैरेलल में है r/2, ये दोनों पैरेलल में है r/2, r/2 के पैरेलल में क्या हो जाएगा 3r/2। आगे सॉल्व कर देंगे। r इज इन सीरीज विथ r/2, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 3r/2, नीचे क्या हो जाएगा मेरा r/2। सॉल्व कर दो, कैसे बनेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A इंटू बी, सॉरी 3r/2 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 2r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर आर और एक आर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा ऊपर में 3r, नीचे क्या हो जाएगा 2 2 2 8, 3r/8, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3r/8। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। ये मेरा B नोड हुआ, अगर ये B है तो ये भी B हो गया, ठीक है। अगर ये मेरा A नोड है तो ये भी मेरा A नोड हो गया, और तो कोई हमको नोड दिख नहीं रहा है, तो सॉरी A है तो ये भी A हो जाएगा, और तो कोई नया नोड है नहीं, बस दो ही नोड है, तो आराम से हम लोग दो नोड बना लेंगे, A और B। बच्चा वाला क्वेश्चन है, पहला हो गया, बना दो पहला। अगला क्वेश्चन ये डाल दो, दूसरा रेजिस्टेंस बैठा दिए, इसको बैठाओ इसको बैठाओ, 4 रेजिस्टेंस आ गया, बहुत आसान है। Four resistance are in parallel, 4 are of equal magnitude, so R equivalent is equal to R upon 4। इससे आसान क्या हो सकता है, देखने में डर लग रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा दें, ये हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन, दिस वन इज गुड क्वेश्चन।
ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे बनाइएगा? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहला चीज, आपके पास नोट जो जो दिया हुआ है उसको पहले डिनोट कीजिए। आपके पास नोट क्या क्या दिया हुआ है? ए बी, इसको हम लोग सी मान सकते हैं, इसको हम लोग डी मान सकते हैं। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। इसको हम लोग ए नोट बना दिए, इसको हम लोग बी नोट बना दिए, यहां हम मान लेते हैं कोई सी नोट था, यहां हम मान लेते हैं कोई डी नोट था। हमको रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है। सबसे पहला चीज, यहां से चलते हैं, ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, ए और सी के बीच में एक रजिस्टर लगा दिए, ये रजिस्टर हो गया। बी और सी के बीच में एक रजिस्टर है, तो बी और सी के बीच में एक रजिस्टर लगा दो। ठीक है, ये दोनों हो गया मेरा। अब इस पे आते हैं, ये सी और डी के बीच में एक रजिस्टर है, तो सी और डी के बीच में एक रजिस्टर, ये हो गया मेरा। ये तीनों ऊपर वाला खत्म हो गया। ये मेरा बी और डी के बीच में है, तो बी और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा दो, ये भी खत्म हो गया। बचा मेरा नीचे वाला जो कि ए और डी के बीच में है। अब सबके दिमाग में आ गया होगा, ये मेरा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब भी मेरा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, करंट थ्रू द मिडिल लिम्ब विल बी जीरो, करंट थ्रू द मिडिल ब्रांच विल बी जीरो, तो उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। तो ओपन सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ये सर्किट मेरा बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया और ये मेरा बी नोड हो गया। R and R is in series. Here also R and R is in series. R and R is in series हो गया 2R। नीचे भी मेरा R and R is in series, तो हो गया मेरा 2R। 2R and 2R is in parallel, तो नेट हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस R। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नाम देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 24। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? 2 2। ठीक है, उसके बाद इसका 3 6। ठीक, क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द करंट I। देख के डर लग रहा होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
लेकिन इसके जस्ट पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको बताएं। जब भी मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड रहेगा तो बीच वाले एलिमेंट को, बीच वाले ब्रांच को हम लोग ओमिट कर देंगे, उसको ओपन सर्किट कर देंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए 6×18 6×18 बैलेंस्ड है, ये ब्रिज बैलेंस्ड हुआ, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसमें आते हैं 3×2 6, 3×2 6, ये भी बैलेंस्ड है, इसको हटा देंगे। जैसे ही ये दो हम लोग हटाते हैं, ये सर्किट मेरा कॉम्प्लिकेटेड से बहुत ही सिंपल सर्किट हो जाता है, उसको आगे हम बना दे रहे हैं। ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, फिर ये 6 ओम है, ये भी मेरा 6 ओम है। ठीक है, ऐसा मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, 2 और 2 सीरीज में है 4 हो गया, 3 और 3 सीरीज में है 6 हो गया, 6 और 6 सीरीज में है 12 हो गया। तो हम लोग इसको सिंपल सर्किट ऐसा बना सकते हैं, ±24 वोल्ट, सीरीज में 2 ओम। अब पैरेलल में आते हैं, पहला हो गया 4 ओम, उसके बाद 6 ओम, उसके बाद 12 ओम। 12 छक 72/18, 4 4 4 2। ठीक है, आराम से बन गया। तो ठीक है, 12 and 6 in parallel, 12 and 6 in parallel, what will be the net resistance? 12 into 6 divided by 12 plus 6, तो 12 into 6 divided by 12 plus 6, तो 12 6 just 72 divided by 18, तो ये हो गया मेरा 4। तो ये अगर मेरा 4 ओम हो रहा है तो 4 and 4 in parallel, दो अगर सेम रेजिस्टर पैरेलल में होता है तो नेट रेजिस्टेंस R/2, तो हो जाएगा मेरा 2 ओम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 24 वोल्ट, सीरीज में एक रेजिस्टर है 2 ओम का, एक और रेजिस्टर यहां पे है 2 ओम का। क्या हो जाएगा मेरा करंट I इज इक्वल टू 24/4, 6 एम्पियर। बच्चा वाला सवाल था, आराम से बन जाएगा ये सब। ठीक है, एक इनफाइनाइट लैडर का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। एक इनफाइनाइट लैडर का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्यूब जो होता है उसका हम आंसर एटलीस्ट लिख देंगे, उतना डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। एमसीक्यू में पूछता है किसी भी एग्जाम्स में। तो वो मैं वैल्यू लिख दूंगा।
अब आते हैं एक इनफाइनाइट लैडर का कॉन्सेप्ट पे। ये भी आप लोग शायद 12th में पढ़े होंगे। ऐसे मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लैडर है, सारे का वैल्यू मेरा r है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए इनफाइनाइट लैडर का, हमको चेक करना होता है कि रिपीटेशन कहां से हो रहा है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट ही है तो मान लीजिए इसका मेरा अगर वैल्यू कुछ r इक्विवेलेंट हो रहा है और यहां से भी हम देख रहे हैं, अगर इसको हम ओमिट कर देते हैं तो यहां से भी सेम चीज दिख रहा है जो कि यहां से दिख रहा था। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से हम अगर जो चीज दिख रहा है, अगर हम इसको बंद कर देते हैं, ढक देते हैं इधर, और इधर देखते हैं तो भी सेम चीज दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि यहां से भी जो नेट रेजिस्टेंस रहेगा वो R इक्विवेलेंट ही रहेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आपको समझ में आ जा रहा है तो आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे बनेगा देखिए, इसको हम लोग R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया मेरा R इक्विवेलेंट। इक्वेशन मेरा क्या हो सकता है, पहले इस दोनों को सॉल्व कीजिए, R इक्विवेलेंट और R को पैरेलल में। क्या हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट इंटू R डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R। ठीक है, ये मेरा नेट रेजिस्टेंस हो गया इसका। सीरीज में 2R विच शुड बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे करके मेरा क्वेश्चन बनेगा। मान लेते हैं कि R का वैल्यू मेरा हर जगह पे 1 था, तो हम लोग इसको बना भी देंगे। R इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 था, जो भी कुछ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, लिख सकते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू R इक्विवेलेंट प्लस 2 प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R इक्विवेलेंट प्लस 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 2R इक्विवेलेंट प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा इनफाइनाइट लैडर का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या बचा, हाँ क्यूब का हम बात किए थे, बता देना सॉलिड क्यूब वाला। सेवन 9 10 बाई 12 आसान सा है,
कोड याद रखिए, आराम से उसका आंसर टिक कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए ये मेरा क्यूब था। ऐसा कुछ क्यूब है, आर सारा रजिस्टर है, क्यूब। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। ये मान लेते हैं मेरा नोड ए था, ये बी, ये सी, ये डी। तो आर ए बी इज इक्वल टू, डेरिवेशन हम नहीं करने जा रहे हैं, 7/12 आर ए सी इज इक्वल टू 9/12 आर एंड आर ए डी इक्वल टू 10/12 आर। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। तो ये इतना ही है मेनली इक्विवेलेंट आर में। अब हम लोग इक्विवेलेंट आर अगर आपको समझ में आ गया तो इक्विवेलेंट एल बन जाएगा सारा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इक्विवेलेंट सी का देख ले रहे हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। इक्विवेलेंट सी, ठीक। इसमें क्या होता है, जिस तरह से मेरा अगर रजिस्टर्स सीरीज में थे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था। उसी तरह अगर मेरा कैपेसिटर्स पैरेलल में रहेंगे, ठीक है, तब मेरा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल ऑफ कैपेसिटेंस। जिस तरह से मेरा पैरेलल रेजिस्टर का इक्वेशन था R1 R2 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसी तरह अगर मेरा सीरीज में कैपेसिटेंस रहेगा तो सेम फॉर्मूला होगा, क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बाकी सब कुछ सेम ही है। ये इसका सीरीज, उसका पैरेलल, उसका पैरेलल, उसका सीरीज। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो कैपेसिटर का भी क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे रजिस्टर का हम लोग बना रहे थे उसी तरह कैपेसिटर का बना लेंगे सारा। क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ तो कैसे बनाइएगा।
ठीक है, पीछे से शुरू करते हैं। C and C are in series. C and C are in series. C and C are in series. तो नेट कैपेसिटेंस C/2, ठीक है। C/2 and C/2 are in parallel. नेट कैपेसिटेंस C. C and C are in series. नेट कैपेसिटेंस C/2. C/2 and C/2 are in parallel. नेट कैपेसिटेंस C. C and C are in series. नेट कैपेसिटेंस C/2। बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ये सब। एक गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ईयर का है याद नहीं अभी हमको। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यही मेरा क्वेश्चन है। देखिए एक काम करते हैं, ये नोड हम मान लेते हैं कि C है। ये अगर C है तो ये भी मेरा C हो जाएगा, ठीक है। हमको किसके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, A और B के बीच में, ठीक है। A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं B है। A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, बना देते हैं CC नाम, ठीक है। एक और पॉइंट कोई C मान लेते हैं यहां पे। A और C के बीच में CS है, A और C के बीच में CS है, ठीक। B और C के बीच में CS है, B और C के बीच में CS है, ठीक है। A और C के बीच में CC भी है, तो इसी के जस्ट पैरेलल में एक और कैपेसिटर लग जाएगा जिसका वैल्यू है मेरा CC। B और C के बीच में एक और कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है मेरा CC, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर पैरेलल में है मतलब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों का एडिशन मेरा क्या हो जाएगा, CC प्लस CS। इसका भी एडिशन मेरा हो जाएगा CC प्लस CS। दो CC प्लस CS सीरीज में है तो नेट क्या हो जाएगा मेरा, CC प्लस CS अपॉन 2। नीचे क्या है मेरा CC। कोई दिक्कत, पैरेलल में है मेरा CC, तो क्या हो जाएगा मेरा नेट आंसर 3CC अपॉन 2 प्लस CS अपॉन 2। चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर। ये मेरा गेट का क्वेश्चन है, ईयर हमको याद नहीं, ठीक है। थैंक यू।